Hello friends, good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Friends, today we are going to learn a very particular topic, very typical topic of grammar. People say it is very much difficult. It's very much confusing. लोग ऐसा कहते हैं. जो टॉपिक आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशंस. चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की, चाहे रेलवेज की, चाहे एयरफोर्स नेवी की, चाहे एनडीए की, चाहे सीडीएस की, चाहे जिस किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, यह टॉपिक बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है. ऐसा हमारे सिलेबस कहते हैं, ऐसा हमारे क्वेश्चन पेपर्स कहते हैं. लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. दिस टॉपिक विल बी सो इजी फॉर यू. आपको इतना आसान तरीके से मैं इसे सिखाऊंगा कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फाइनाइट्स. सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉन फाइनाइट्स होते क्या. हमारे सेंटेंसेस में जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, जिन वर्ब्स का प्रयोग हम करते हैं, वो वर्ब्स दो तरह के होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब्स. मैं मुख्य क्रियाओं की बात कर रहा हूं. हमारे सेंटेंसेस में जो मुख्य क्रियाएं इस्तेमाल होती हैं वो दो तरह की होती हैं. एक को हम नॉन फाइनाइट कहते हैं और दूसरे को हम फाइनाइट कहते हैं. सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स मैं आपको बताऊं. हमारे सेंटेंसेस में जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, दे आर यूज्ड जस्ट अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट. आई एम गोइंग टू लंदन में आई एम गोइंग जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जस्ट अकॉर्डिंग टू टेंस है एंड सब्जेक्ट है. अगर सब्जेक्ट बदलेंगे तो यह वर्ब भी बदल जाएगा या वर्ब में कोई परिवर्तन होगा, और अगर टेंस बदलेंगे तब भी इसके फॉर्म में परिवर्तन होगा. I am going to London. I went to London. I was going to London. I have gone to London. ये अकॉर्डिंग टू टेंस हमारे मेन वर्ब्स के फॉर्म्स बदल रहे हैं. तो वर्ब्स के ऐसे इस्तेमाल को, वर्ब्स के ऐसे प्रयोग को जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, इसको हम फाइनाइट यूज कहते हैं. लेकिन हमारे सेंटेंसेस में मेन वर्ब्स कुछ उस स्थिति में भी इस्तेमाल होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस पर निर्भर नहीं करते. वो फ्रीली इस्तेमाल होते हैं. सब्जेक्ट बदल दीजिए चाहे टेंस बदल दीजिए, उन सेंटेंसेस पर उसका कोई असर नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, वी गेट 3 सेंटेंसेस. वेटिंग फॉर यू दे वर प्लेइंग चेस. वेटिंग फॉर यू they were playing chess. they were playing chess में playing verb जो इस्तेमाल हुआ है, that verb is finite क्योंकि ये tense और subject के अनुसार हुआ है. लेकिन waiting for you जो हमने इस्तेमाल किया है, ये non finite. सब्जेक्ट बदल दीजिए, टेंस बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह चेंज नहीं होगा. अगला सेंटेंस लेते हैं. Having watched movie, he came home. Having watched movie, he came home. He came home में came जो है वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार है, इसलिए ये फाइनाइट है. और having watched movie में having watched जो हमने वर्ब इस्तेमाल किया है, that is नॉन फाइनाइट क्योंकि यह सब्जेक्ट और टेंस के बदलने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अगला एक सेंटेंस हम लोग और ले सकते हैं. She goes there to learn English. She goes there to learn English. She goes जो हमने इस्तेमाल किया है, ये goes अकॉर्डिंग टू टेंस भी है एंड सब्जेक्ट भी है. She अगर नहीं रहता तो यहां goes नहीं होता. प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर ये नहीं रहता तो यहां गोज का इस्तेमाल नहीं होता. सो गोज इज यूज्ड हियर जस्ट अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट.
लेकिन इसी सेंटेंस में आगे इस्तेमाल हुआ है शी गोज देयर टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न का जो इस्तेमाल किया गया दैट इज नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट्स आर दोज वर्ब्स दैट आर एवर यूज्ड not according to subject and tense. They are used freely. Non-finites वो verbs होते हैं जिनके प्रयोग में टेंस और सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं होती है, वो फ्रीली इस्तेमाल होते हैं। Now this is time to talk about the kinds of non-finites. अगर non-finites के kinds की हम बात करें तो there are 3 types of non-finites. सबसे पहले infinitives, दूसरा gerund एंड तीसरा participle. All these 3 kinds we will learn separately. अलग अलग हम लोग इसको सीखेंगे, अलग अलग इसके रूल्स जानेंगे, इसके प्रयोग जानेंगे। वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंफिनिटिव्स। अगर इंफिनिटिव्स की हम बात करें तो इंफिनिटिव्स होते क्या है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू का इस्तेमाल आपने किया, जैसे टू गो, टू प्ले, टू लर्न, इसका हिंदी में अर्थ होता है ना जुड़ जाता है हमारे मेन वर्ब में। टू गो का मतलब जाना, टू प्ले का मतलब खेलना, टू लर्न का मतलब सीखना। इन वर्ब्स का इस्तेमाल जहां कहीं भी सेंटेंसेस में हम करते हैं, इन्फिनिटिव्स का खास तौर से, तो वो नॉन फाइनाइट के रूप में करते हैं। और नॉन फाइनाइट का हमारे सेंटेंसेस में 2 तरह से इस्तेमाल होता है। फर्स्ट यूज जो होता है एज ए सब्जेक्ट होता है। टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी, टू टॉक अ लॉट इज नॉट ए गुड हैबिट। ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होता। अंग्रेजी सीखना आसान है, इसलिए 2 सेंटेंसेस हमने कहा यहां, टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी एंड टू टॉक अ लॉट इज नॉट ए गुड हैबिट। सो इन दोनों सेंटेंसेस में टू टॉक एंड टू लर्न, ये दोनों एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल। इन्फिनिटिव का एक दूसरा प्रयोग भी होता है हमारे सेंटेंसेस में, जब हम कोई पर्पस बताना चाहते हैं। जैसे शी गोज टू मार्केट टू परचेज समथिंग। शी गोज टू मार्केट टू परचेज समथिंग। टू परचेज, तो जो टू परचेज है वो उसके बाजार जाने का उद्देश्य है, पर्पज है। तो जब हमें कहीं पर्पस दिखाना होता है तो भी हम इन्फिनिटिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज ध्यान रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब्स। यस, नॉन फाइनाइट्स आर द काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की हम बात कर रहे हैं। इन्फिनिटिव का ये दूसरा प्रयोग है पर्पज शो करने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए। वी आर हियर, आई एम हियर टू टीच समथिंग, यू आर हियर टू लर्न समथिंग। सो टू टीच एंड टू लर्न, ये दोनों इन्फिनिटिव हैं। इन्फिनिटिव के ये 2 प्रयोग हुए, पहला एज ए सब्जेक्ट, दूसरा पर्पस बताने के लिए। यू शुड केयर। यस फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव के प्रयोग में एक सावधानी आपको बरतनी होगी, एक नोट आपको याद रखना होगा। अक्सर हमारे कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग हम जब एक्टिव सेंस में करते हैं तो उसके पहले टू का इस्तेमाल नहीं करते। वो इन्फिनिटिव होते हैं लेकिन उनके पहले हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे है फील, जैसे है हियर, जैसे है सी, जैसे है मेक, जैसे है लेट, जैसे है बीड, इस तरह के, जैसे है लॉफ। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग इन्फिनिटिव में होते हुए भी एक्टिव सेंस में उनके साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई हर्ड यू लॉफ, नॉट टू लॉफ, आई हर्ड यू टू लॉफ है वर्ड, लेकिन यहां टू साइलेंट होता है, टू का इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह से कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका कलेक्शन आपको करना होगा। Thus, the uses of infinitives already I have told you. Now friends, this is the time to discuss gerund. Gerund क्या होता है?
जिरेंड जब हमारे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो उसको हम जिरेंड कहते हैं। जैसे प्लेइंग, राइटिंग, स्लीपिंग, लर्निंग, सिंगिंग, इनको जिरेंड हम तब कहते हैं जब इनका प्रयोग एज अ सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट के रूप में इस वर्ब फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं तो दैट वन इज जिरेंड। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस सेंटेंस में वॉकिंग जो है वो सब्जेक्ट है। जैसे लर्निंग म्यूजिक इज वेरी इजी, इस सेंटेंस में लर्निंग म्यूजिक जो है वो सब्जेक्ट है। ये दोनों जिरेंड के यूजेस हैं। अगला सेंटेंस हम लेते हैं। अगर हम कहें कि शी लर्न्स सिंगिंग, वो गाना गाना सीख रही है, तो शी लर्न्स सिंगिंग, तो सिंगिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस, नोबडी लाइक्स वेटिंग, नोबडी लाइक्स वेटिंग, नोबडी लाइक्स वेटिंग में वेटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। टू कंक्लूड, वर्ब के इस फिफ्थ फॉर्म को, वर्ब के इस आईएनजी फॉर्म को अगर हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं या एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब के इस प्रयोग को हम जिरेंड कहते हैं, वर्ब के इस फॉर्म को हम जिरेंड कहते हैं। टू कंक्लूड, जिरेंड के सिर्फ दो प्रयोग हैं, इधर एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लर्निंग म्यूजिक इज वेरी इजी। अगला सेंटेंस, नोबडी लाइक्स वेटिंग एंड शी लर्न्स सिंगिंग। ये दोनों के दो दो एग्जाम्पल्स हमने दे दिए हैं। रेस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू मेक योर्स। यस फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट्स। लोग कहते हैं ये बहुत कठिन है, नॉन फाइनाइट का ये पार्ट बहुत कठिन है, लोग ऐसा कहते हैं। बट डोंट वरी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, it's not confusing. In very easy manner, I will let you learn. ये तीसरा पार्ट जो है वो पार्टिसिपल का है। Participles are of three kinds: present participle, past participle and perfect participle. सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। गोइंग, प्लेइंग, राइटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं। और इन्हीं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट जब हम कर देते हैं या एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं तो दे आर नोन एज जिरेंड, जैसा अभी ऊपर एग्जांपल में आपने देखा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल इन स्पेशल यूजेस ऑफ नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हमें सीखना है। तो नॉन फाइनाइट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल बहुत इजी है। थ्रू सेंटेंसेस, मैं 3 सेंटेंसेस बोलूंगा और तीनों सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। एक ही सब्जेक्ट, एक ही समय में दो काम कर रहा हूं। सड़क पर जाते हुए वो गुनगुना रहा था, सड़क पर जा भी रहा था, गुनगुना भी रहा था। सब्जेक्ट एक है, टाइम एक है, दोनों काम साथ साथ हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो। वह रोते रोते हंस दिया। He started laughing, weeping. तो रोते रोते, हंसते हंसते, जीते जीते, मरते मरते, वह मरते मरते जी गया, वह जीते जीते मर गया। तो जहां वर्ब का रिपीटिशन होता है वहां भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा प्रयोग, एक क्रिया के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया जब शुरू हो जाए। जैसे समाचार सुनते ही वो बेहोश हो गया। Hearing the news, he got fainted. शेर को देखते ही वो भाग खड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि शेर देखने के बाद 10 मिनट तक वहां खड़ा होकर चाय पिया तब भागा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही देखा, जैसे ही एक क्रिया खत्म हुई, वैसे ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई।
these three conditions are there. अगर दो क्रियाएं साथ साथ हो रही तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। दो अगर क्रियाओं का रिपीटिशन हो तो उस समय भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा, और एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी क्रिया जब शुरू हो जाए तो उस समय भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। आइए थ्रू एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अगर हम बोले he started laughing weeping, he started laughing weeping, इसमें weeping जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हंसते हंसते रो दिया, रोते रोते हंस दिया। अगला सेंटेंस अगर हम बोले गोइंग along the road, गोइंग along the road he was singing। अगर मैं बोलूं laying in the bed he was watching television, बिस्तर पर लेटे हुए वो टीवी देख रहा था, तो इसमें laying on the bed, ये laying जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मैं बोलूं seeing the lion he fled away, seeing the lion he fled away, शेर को देखते ही वो भाग खड़ा हुआ, तो देखा और भागा। एक क्रिया के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया जब खत्म हुई शुरू हुई, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिसनिंग, हियरिंग द न्यूज, लिसनिंग टू द न्यूज ही गॉट फेंटेड, वो बेहोश हो गया। Through the examples of these three sentences, through these three examples, I think uses of participle, present participle is well clear. प्रेजेंट पार्टिसिपल की यूजेस को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम अपने सेंटेंसेस में सिर्फ उन परिस्थितियों में करते हैं जब एक ही सब्जेक्ट एक ही समय पर दो काम साथ साथ कर रहा है, या एक काम के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाए, या एक काम होते होते दूसरा हो जाए। इन तीन परिस्थितियों में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑल दीज थ्री एग्जांपल्स ऑन बोर्ड आई हैव ऑलरेडी गिवन। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक योर ओन एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज सेंटेंसेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ एक प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल का ऐसे फाइनाइट यूज अगर हम देखें तो परफेक्ट में करते हैं, टेंस आपने पढ़ा है, टेंस आप जानते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हमारे सेंटेंसेस में नॉन फाइनाइट के रूप में करना है, नॉन फाइनाइट के रूप में सीखना है। पास्ट पार्टिसिपल का फाइनाइट यूज तो हम जानते हैं, ही हैज ऑलरेडी गॉन, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो हैव लर्न्ड, हैज लर्न्ड, हैड लर्न्ड एंड वी हैड लर्न्ड। सो ये फाइनाइट यूजेस हैं। अब नॉन फाइनाइट सीखना है। एक चीज आपको जानना है कि पास्ट पार्टिसिपल का हमारे सेंटेंसेस में नॉन फाइनाइट के रूप में सिर्फ एक प्रयोग होता है, और दैट इज एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव के रूप में एज एन एडजेक्टिव उसका इस्तेमाल होता है। जैसे डिप्रेस्ड मैन, जैसे वरीड मैन, जैसे टायर्ड मैन। अगर हम बोलें worried man, a worried man can never do well, तो यहां worried जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, और इसका प्रयोग एज एन एडजेक्टिव किया गया है। यह नॉन फाइनाइट यूज है। जैसे हम बोले डिप्रेस्ड मैन कैन नेवर एक्सपेक्ट। अगर हम बोले अ टायर्ड मैन कैन नेवर विन द रेस, टायर्ड मैन, तो टायर्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, एंड पास्ट पार्टिसिपल का मात्र एक ही यही इस्तेमाल है इसका एज अ नॉन फाइनाइट। फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में थोड़ा रिलेशन है। इसमें भी दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं, लेकिन एक क्रिया के खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है। खत्म होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, साथ साथ दोनों क्रियाएं हो तो
प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन एक क्रिया के खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया आराम से शुरू हो तो उसमें हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं हैविंग वॉच्ड मूवी ही केम होम। सिनेमा देखने के बाद वो घर आया। तो सिनेमा देखा, बाहर निकला, चाय पानी पिया होगा, रिक्शा पकड़ा होगा, तब घर आया होगा या बाइक लिया होगा। ऐसा नहीं कि जैसे ही सिनेमा खत्म हो इसी उड़ के घर आ गया। एक एक्शन के खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया जब आराम से शुरू हो, दोनों क्रियाओं के बीच एक समय का अंतर हो, तो दैट वन इज नोन एज परफेक्ट पार्टिसिपल। उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग हम लोग जोड़ देते हैं और वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल में मैंने आपको दिया है, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू मार्केट। अपना काम खत्म करने के बाद वो मार्केट गया। हैविंग गॉन देयर आई वॉज वेरी मच हैप्पी। वहां जाने के बाद, वहां जाकर मुझे पता चला। हैविंग रीच देयर आई केम टू नो इट वॉज रियली अ गुड प्लेस। सो हैविंग रीच देयर आई केम टू नो, वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस। सो हैविंग रीच्ड, हैविंग गॉन, हैविंग प्लेड, जब एक क्रिया के खत्म होने के बाद, एक एक्शन के खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया आराम से चले, दूसरी क्रिया आराम से शुरू हो, ऐसी परिस्थिति को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का यही इस्तेमाल। सो ऑल दीज थ्री non-finites with their uses already I have given you। और मुझे लगता है कि अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। And now I expect you that you will make your own examples, at least 5 with all of them। सबसे 5 एग्जाम्पल्स आप बनाइए। 5 इंफिनिटिव्स के बना लीजिए, 5 जेरेंट के बना लीजिए, 5 प्रेजेंट पार्टिसिपल के, 5 पास्ट पार्टिसिपल के, एंड 5 sentences of your own must be made with perfect participle। or all these sentences you should submit to my Telegram channel or to my email address given in the description of this video। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा और नॉन फाइनाइट को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।